हेलो एवरीवन। मास्टरिंग वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की आज ही वीडियो नंबर सेकंड होने वाली है, जिसके अंदर मैं आप सभी को थोड़ा डिटेल के अंदर समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में डीएनएस सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, ताकि ऐसी अमेजिंग सी वीडियो आप सभी को डेली मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनएस हमने पिछले वाले वीडियो में बेसिक बेसिक समझा था। मैं आज आपको बताता हूँ कि डीएनएस सिस्टम एक्चुअल में है क्या। इमेजिन करिए आप एक लेटर भेज रहे हैं आपके फ्रेंड को। आप उसके घर का एड्रेस लिखने की जगह आप उसका केवल नाम लिख देते हो, आर्यन। ओके, मान लीजिए आपने उसका केवल नाम लिख दिया यहाँ पे आर्यन। अब पोस्टमैन जो आपका होगा, जो वो लेटर लेकर के जाएगा, वो क्या करेगा, उस चीज़ को ढूंढेगा कि आर्यन का घर का एड्रेस कहाँ पे है। उसे वो चीज़ का एड्रेस ढूंढना पड़ेगा उस एरिया के अंदर। आपने पूरा एड्रेस अगर नहीं दिया है तो वो काम क्या कर रहा है, पोस्टमैन ढूंढने का काम कर रहा है उसका एड्रेस। तो डोमेन नेम सिस्टम सेम चीज़ करता है, लेकिन वो चीज़ इंटरनेट के ऊपर होती है। आप एक वेबसाइट उसको देते हो, आपको उसका एड्रेस नहीं पता, तो डोमेन नेम सिस्टम उसका एड्रेस ढूंढ करके आपको वो चीज़ वापस ला करके यहाँ पे देता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डीएनएस सिस्टम क्या होता है, फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर एक फ़ोन बुक अवेलेबल है जिसके अंदर वो आपको ढूंढ करके वापस से देगा। आपकी जो आपने वेबसाइट डाली है वो आपके ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी, उसकी एग्जैक्ट आईपी जो होगी आपको ढूंढ करके ला करके देगा वो। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए अगेन यहाँ पे google.com मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। जब भी आप लोग google.com टाइप करके ओपन करोगे तो डीएनएस क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इस टाइप के एड्रेस के अंदर। ये गूगल का रियल एड्रेस है, रियल आईपी है। आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये आईपी नहीं देखी होगी क्योंकि ये बैकएंड में काम में ली जाती है। फ्रंट एंड के अंदर आप लोग google.com टाइप करोगे तो भी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, तो डीएनएस रिजॉल्वर क्या है, वो नाम को आईपी के अंदर कैसे चेंज कर सकता है, ये जो मैजिक हो है वो कैसे काम करता है। अब उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैंने क्या करा, वेब कोडर डॉट डेव, मेरा ये जो ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र मान लीजिए। क्रोम ब्राउज़र या आपके मोबाइल का जो ब्राउज़र होता है जिसके अंदर आप लोग टाइप करने वाले हो, उसके अंदर आपने टाइप किया मेरी वेबसाइट का नाम वेब कोडर डॉट डेव। जैसे आप लोग ये नाम टाइप करोगे, जो ब्राउज़र होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होने वाला है, चाहे वो मोबाइल का एंड्रॉयड हो, आईफोन का आईओएस हो, या अगर आप लोग पीसी पे हैं तो विंडोज़ हो, सबसे पहले उसी से वो चीज़ पूछेगा कि क्या तुम्हें वेब कोडर नाम की वेबसाइट का ध्यान है, क्या उसका एड्रेस तुम्हें पता है क्या। वो बोलेगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं पता क्योंकि उसने आज से पहले ये नाम कभी सुना ही नहीं है, उसकी कैश मेमोरी के अंदर ये चीज़ है ही नहीं। वो क्या करेगा, डीएनएस रिजोल्वर के पास ये चीज़ भेजेगा। अब आगे का जो जादू होने वाला है, जो मैजिक होने वाला है, वो डीएनएस रिजोल्वर करने वाला है। वो कैसे करेगा, रिजोल्वर के तौर पे एक क्वेरी स्टार्ट होने वाली है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, रिजोल्वर बोलेगा कि भाई देखो, मुझे इसकी आईपी नहीं पता, लेकिन मैं आगे चार सर्वर जो है उनसे पूछ करके तुम्हें बता सकता हूँ। वो ये चीज़ बोलेगा, मैं आगे पूछ करके तुम्हें बता सकता हूँ। तो फर्स्ट जो रिक्वेस्ट होने वाली वो जाएगी हमारी रूट डीएनएस सर्वर के पास। ये हमारा पहला दरवाजा होता है जिससे हमें आईपी एड्रेस पता पड़ती है डीएनएस सर्वर के अंदर। ओके, इसे आप लोग बोल सकते हो इंटरनेट का सबसे बड़ा इंसान बोल सकते हो, जो सबसे ऊपर टॉप लेवल पे काम करता है। दुनिया के अंदर 13 रूट सर्वर क्लस्टर अवेलेबल है जिन्हें हम लोग रूट डीएनएस सर्वर बोलते हैं। आप गूगल पे रूट डीएनएस सर्वर लिस्ट लिखोगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। जो सर्वर लिस्ट कुछ इस टाइप से दिखाई देती है, उनके नाम है, ये उनकी आईपी है, वो कौन सी कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है, लिस्ट पूरी यहाँ पे आ जाएगी। ये रूट सर्वर है। तो हमारी जो रिक्वेस्ट जाएगी सबसे पहले इन रूट सर्वर के पास जाएगी। अब रूट सर्वर क्या होगा, वो ये चीज़ उसे भी नहीं पता कि आईपी एक्चुअल में है क्या। तो वो क्या बोलेगा, मुझे ये चीज़ आईपी नहीं पता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें आगे भेज सकता हूँ, आगे का रास्ता दिखा सकता हूँ जहाँ से तुम्हें ये आईपी पता चल जाएगी, तुम्हें पूरा एड्रेस पता चल जाएगा। वो क्या करेगा, हमें रिडायरेक्ट कर देगा टॉप लेवल डीएनएस सर्वर के पास, टॉप लेवल डोमेन सिस्टम के पास। वो क्या होता है, मान लीजिए मेरी वेबसाइट डॉट कॉम है, तो इमेजिन कीजिए कि डॉट कॉम का एक अलग सर्वर है, एक अलग डीएनएस सर्वर है। उसके अंदर केवल और केवल डॉट कॉम की जितनी वेबसाइट्स उसका वहाँ पे डेटा अवेलेबल है। डॉट ओ आर जी है, डॉट ओ आर जी का सारा डेटा अवेलेबल है। डॉट डेव है, डॉट डेव नाम के जितने भी डोमेन, उनका एक डेटा अलग सर्वर में अवेलेबल है। उन सर्वर को हम लोग बोल लेंगे, मान लीजिए टी एल डी डी एन एस सर्वर। ओके, अब फॉर एग्जांपल वेब कोडर डॉट डेव मैंने ओपन किया, वो टीएलडी डोमेन सर्वर को भी नहीं पता कि हाँ भाई डिपार्टमेंट तो मेरा ही है, लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर कहाँ पे वो आईपी रखा हुआ है, कहाँ पे वो एड्रेस रखा हुआ है, वो मुझे नहीं पता। मेरे नीचे एक आदमी काम करता है, उससे जाकर तुम पूछ लो। उस आदमी का नाम यहाँ पे मान लग सकते हैं हम लोग अथॉरिटी सर्वर।
मतलब कि TLD DNS सर्वर क्या बोल रहा है कि एक अथॉरिटी सर्वर है मेरे पास में, मैं तुम्हें उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, तुम उससे जाके बात करो, वो तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ सिखा देगा, तुम्हें ये चीज़ बता देगा कि एक्चुअल आईपी क्या होने वाली इस डोमेन की। जब हमारी रिक्वेस्ट अथॉरिटी डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, जो कि क्या होगा, आपकी वेबसाइट के बारे में सब कुछ जानता है। जैसे आप उसको ये नाम बताओगे कि मुझे इसका एड्रेस बताओ, वो इंस्टेंट इसको पहचान जाएगा, मैं इसको जानता हूँ, ये इसका एड्रेस होने वाला है। जैसे ही आपको वो आईपी मिली, आपकी क्या होगी, रिक्वेस्ट यहाँ पे रिजोल्व हो जाएगी। रिजोल्व होने के बाद आपको वेबसाइट वहाँ पे ओपन दिखाई देगी, आपकी वेबसाइट का डेटा वहाँ पे आ जाएगा डेटा पैकेट के रूप में। ओके, क्योंकि आपको वो एक्चुअल एड्रेस पता चल चुका है जहाँ से वो डेटा आना है। तो इस वे के अंदर क्या होता है, डीएनएस आपका रिजोल्व होता है, आपकी रियल आईपी पता चलती है। अब क्या होता है, मान लीजिए नेक्स्ट टाइम मैंने वापस से वेब कोडर डॉट डेव सर्च किया है, तो इस टाइम क्या होगा, मेरा ब्राउजर अगेन ये इतनी सारी लंबी प्रोसेस नहीं करने वाला। उसे वो चीज़ ऑलरेडी पता है कि पहले मैंने ये चीज़ विजिट करी थी तो उसका एड्रेस ये था। उस टाइम में वो क्या करेगा, जो उसकी कैश मेमोरी होती है, जो कैशिंग होती है, उसके अंदर वो उस चीज़ को सेव रख लेगा मेरा ब्राउज़र। अब अगर मैं नेक्स्ट टाइम उसको ओपन करूंगा, तो वो मेरे ओएस से पूछेगा पहले कि क्या तुम्हें ये पता है, क्या अब तुम्हारी कैश मेमोरी के अंदर ये डोमेन कहीं पे सेव है। उसके पास सेव है क्योंकि अभी अभी जस्ट उसने ये चीज़ ओपन करी है। तो क्या करेगा, रिजोल्वर के पास जाएगा ही नहीं, अपने अंदर जो कैश फाइल है उसके अंदर से इसे ढूंढेगा और इंस्टेंट उस चीज़ को क्या ओपन करके आपको दिखा देगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट उसने ओपन करी थी। ओके, लेकिन ये चीज़ जब भी काम करती है, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं TTL, टाइम टू लाइव। एक जो फाइल हमारे ब्राउज़र के ऊपर सेव रहती है, उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक टाइम लिमिट है, उसके बाद में वो फाइल एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद अगेन वो वापस लंबी वाली प्रोसेस होने वाली है। ओके, तो ये हुआ केसिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद कुछ की कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है। डीएनएस रिकॉर्ड ऑटोमेटिक तो आएंगे नहीं, आपने ये डोमेन खरीदा है तो आपको उस सर्वर को बताना भी पड़ेगा कि ये डोमेन मैंने खरीदा है, मेरे को अगर कोई भी इस यूज़र अगर इस डोमेन पे आता है तो आपको उस एड्रेस पे भेजना है, वो एड्रेस आपको उसको बताना पड़ेगा। तो क्या होता है, बताने के लिए कुछ रिकॉर्ड होते हैं, कुछ एक तरीका होता है उस चीज़ को सेव करने के लिए। उसका फर्स्ट रिकॉर्ड होता है ए रिकॉर्ड, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे डोमेन पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको IP4 कौन सी आईपी पे मुझे भेजना है, वो चीज़ मैं वहाँ पे सेटअप कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है webcoder.dev, अगर कोई भी ओपन करता है तो उसे इस एड्रेस पे भेज देना। अब यहाँ पे IP4 क्यों आया है, IP4 इसलिए आया है, मैं आपको अगर गूगल करके दिखाऊं, IP4 लिमिटेड, IP4 मतलब कि एक स्ट्रक्चर होता है आईपी का कि इससे ज़्यादा वो आईपी जनरेट नहीं हो सकती। तो दुनिया के अंदर ये एक लिमिट है, इससे ज़्यादा IP4 वहाँ पे जनरेट नहीं हो सकती। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट निकला था वहाँ पे, ये आईपी जनरेट होने का एक मेथड होता है। ओके, कि 4 बाइट की या 32 बिट्स की जो आईपी जनरेट होती है उसका एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे जो ऑलरेडी दुनिया में बन चुके हैं। तो अब जो नई आईपीज आने वाली है, तो IP4 तो आप फुल हो चुका है, सारे कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बन गए, इतने सारे डिवाइसेस दुनिया के अंदर। तो नया कॉन्सेप्ट आया है IP6 का। IP4 की जो वैल्यूज होती है आपको इस तरह से दिखती है, जबकि IP6 की जो वैल्यूज होने वाली है वो आपको इस तरह से दिखाई देने वाली है। बिकॉज क्योंकि अब उन्हें ये चीज़ पता पड़ी है कि हमारे डिवाइसेस अब अनलिमिटेड होने वाले हैं, डिवाइसेस के आईपीज हमें हर एक डिवाइस के लिए नई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी असाइन करनी है। तो उन्होंने आईपी का वर्जन 6 वहाँ पर लॉन्च किया है। ओके, जो कि इस टाइप में दिखता है। मान लीजिए आपके पास IP4 नहीं है, आपके पास IP6 का सर्वर है, तो आप लोगों को ट्रिपल ए रिकॉर्ड में से आपको अपने IP6 का यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। न्यू टाइप की आईपी अगर आपकी है तो आप लोग उसको ऐसे सेव कर सकते हो। ये कैसे सेव होगा, नेम प्रोवाइडर के ऊपर हम जाएंगे, एक डोमेन रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर जब मैं होस्ट करूंगा आगे एक प्रोजेक्ट को। उसके बाद होता है सी नेम। ये तो हुआ मेरा मेन नेम कि वेब कोडर डेव। मान लीजिए मेरी वेबसाइट को किसी और नाम से ही पुकारा जा सकता है, जैसे आपका घर पे नाम कुछ और सकता है, चिंटू मिंटू कुछ भी नाम हो सकता है घर पे भी, उसी टाइप में मान लीजिए मेरी वेबसाइट का एक और नाम है www.webcoder.dev। ओके, ये एक नया नाम है। मुझे ये चीज़ उस सर्वर को बतानी पड़ेगी, जो मेरा अथॉरिटिव सर्वर है, कि बाई चांस कोई भी इस भी नाम से अगर आता है तो उसे भी क्या करना है, तुम्हें इस पर रिडायरेक्ट करना है, इस डोमेन पे आपको भेज देना है। मतलब कि दोनों चीज़ एक ही है, तुम उसको अलग मत समझना। इस नाम से भी पुकारा जा सकता है, ये निकनेम है वो मेरी वेबसाइट का। तो ऐसे मैं सी नेम रिकॉर्ड भी यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। उसके साथ साथ MX रिकॉर्ड होते हैं, आपने कहीं कहीं पे देखा होगा,
customerssupport@gmail.com, customerssupport@amazon.com या facebook.com, डोमेन के साथ में कुछ ईमेल आईडी होती है जिसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, मेल भेज सकते हो, जीमेल कर सकते हो। ओके, वो चीज़ जब कैसे सेटअप होती है वो भी आपके डीएनएस रिकॉर्ड के साथ सेटअप होती है, उससे आप लोग के मेल एक्सचेंज होते हैं, वो भी मैं आपको इन डिटेल में आगे सिखाऊंगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आपका रिकॉर्ड होता है, वो है एनएस। एनएस का फुल फॉर्म होता है नेम सर्वर, कि आपकी जब रिक्वेस्ट इस डोमेन पे आने वाली है तो रिक्वेस्ट कौन से सर्वर को डाइवर्ट करनी है ताकि वो चीज़ रिजोल्व हो सके, कौन से डीएनएस सर्वर को वो चीज़ डायरेक्ट डाइवर्ट करनी है। ओके, तो वो चीज़ हमें नेम सर्वर को पहले ही बतानी होती है वहाँ पे। अब ये जो टीटीएल का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये एक एक्सपायरी टाइम होता है। मान लीजिए मैंने अभी एक वेबसाइट ओपन करी है, मुझे चाहिए कि 5 मिनट तक उस चीज़ को सेव रखो तुम, कि वेबसाइट का ये एड्रेस होने वाला है, ये आईपी होने वाला है, 5 मिनट बाद वो चीज़ एक्सपायर हो जानी चाहिए। तो उस चीज़ को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं टीटीएल, टाइम टू लिव। ओके, टाइम टू लिव क्या है, ये एक एक्सपायरी टाइम है जो हमारी मेमोरी के अंदर हो सकता है। इमेजिन कीजिए टीटीएल की वैल्यू मैंने यहाँ पे 300 सेकेंड दी, मान लीजिए 5 मिनट। उसके बाद क्या होगा कि 5 मिनट तक तो वो मेरी आईपी मेरे कंप्यूटर पर सेव रहेगी, लेकिन 5 मिनट के बाद वो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ब्राउज़र अपने अंदर में वो चीज़ चेक नहीं करेगा, वो अगेन वापस से सर्वर के पास जाएगा, रूट सर्वर के पास, वो पूरी लेंथी प्रोसेस करेगा उस आईपी को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब टीटीएल की वैल्यू अगर कम है, मान लीजिए कि टीटीएल की वैल्यू यहाँ पे 1 मिनट है, तो हर 1 मिनट के अंदर क्या होगा, इंस्टेंट वापस से रिक्वेस्ट जाएगी, वापस से वो चीज़ डेटा आएगी। उसके अंदर क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ती है। मान लीजिए जैसे कोई वेबसाइट है जो कि 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अपनी आईपी चेंज कर रही है, अपना एड्रेस चेंज कर रही है बार बार। अब आपके पास पुराना एड्रेस है, आप पुराने एड्रेस पे वो चीज़ भेज दी, पुराना एड्रेस तो आप बदल चुका है, आपको नए एड्रेस पे भेजना है, तो आपको क्या करना है, टीटीएल की वैल्यू यहाँ पे कम करनी होती है, ताकि आपकी जो आईपी है जो आपके डेटाबेस में सेव हो रही है कैशिंग के अंदर, वो अपडेट होती जाए फटाफट। ओके, अगर आप लोग ज़्यादा लंबे समय के लिए टीटीएल की वैल्यू रखते हो तो उससे आपकी स्पीड ऑप्टिमाइज होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर मेरी कैशिंग के अंदर 10 मिनट की मैंने टीटीएल वैल्यू यहाँ पे सेव करी है, कैश फाइल यहाँ पे सेव करी है, तो 10 मिनट तक अगर मैं सेम वेबसाइट वापस से ओपन करूँगा तो वेबसाइट क्या होगी, अगेन रूट सर्वर के पास नहीं जाने वाली है, वो अपने कैशिंग फाइल के अंदर ही वो चीज़ को फाइंड आउट कर लेगी और इंस्टेंट मुझे वो डेटा वहाँ पे दिखाने वाली है। अब देखते हैं एक्चुअल में डीएनएस सर्वर कैसे वर्क कर रहा है। अगेन एक यूज़र है, उसने example.com की एक क्वेरी करी है। फर्स्ट जो मेरा डीएनएस रिजॉल्वर है वो क्या करेगा, वो मेरा रूट डीएनएस सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई example.com वेबसाइट है, उसको तुम जानते हो क्या। अब रूट डीएनएस सर्वर क्या करेगा, इसमें से निकालेगा डॉट कॉम, कि हाँ भाई ये डॉट कॉम है, मुझे इसका पूरा एड्रेस नहीं पता, लेकिन डॉट कॉम वाला सर्वर कहाँ रहता है मैं उसे जानता हूँ, मैं उसका तुम्हें एड्रेस दे रहा हूँ। इसने मुझे नंबर किसका दिया है, टीएलडी नेम सर्वर का, उसने मुझे एड्रेस दे दिया वहाँ का। अब मैं जाऊँगा टीएलडी नेम सर्वर के पास, उसके पास वापस से पूछूंगा example.com का तुम्हें एड्रेस पता है क्या। वो बोल रहा भाई डॉट कॉम है तो मेरी कंपनी का ही डोमेन है ये, लेकिन क्या है इसके लिए मैंने एक आदमी रखा हुआ है अलग से, आप उस आदमी से जाकर पूछो, वो आपको प्रॉपर एड्रेस दिखा देगा। उसको हमने बोला है पे अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। ओके, जैसे ही मैं इस अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के साथ जाकर के पूछने वाला हूँ कि example.com आपको आप जानते हो क्या, वो जानता है क्योंकि उसके रिकॉर्ड में ऑलरेडी चीज़ सेव है, तो वो मुझे इंस्टेंट वहाँ की आईपी दे देगा। जैसे ही वो आईपी देगा हमारी क्वेरी यहाँ पे रिजोल्व होने वाली है, तो मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसको इजी वे में समझने के लिए स्कूल लाइब्रेरी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको हैरी पॉटर नाम की एक बुक है, आपको वो बुक पढ़नी है। आप क्या करोगे, आप जो भी काउंटर पे होते हैं वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, तो उससे जाकर के बोलोगे मुझे हैरी पॉटर की बुक चाहिए लाइब्रेरी के अंदर। अब यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट क्या होगा, आपका ब्राउज़र, वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने पास में जो सेल्फ पड़ी होगी, क्विक सेल्फ या आप लोग बोल सकते हो जो अलमारी होगी, उसके अंदर उस चीज़ को चेक करेगा कि क्या हैरी पॉटर की किताब यही पड़ी है, तो मैं यहीं से उसको दे देता हूँ। अगर उसको किताब वहाँ नहीं मिली तो वो आगे जाकर के किसी और से पूछेगा कि ये किताब मैंने यहाँ देखी थी, अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको ध्यान है कि ये किताब कहाँ रखी हुई है। तो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे हो गया हमारे लिए ब्राउज़र। ब्राउज़र के पास अगर वो चीज़ नहीं है कैशिंग के अंदर, वो क्या करेगा, क्विक सिल्क में चेक करेगा, मतलब कि अपनी कैश फाइल के अंदर चेक करेगा, तो उसको चीज़ वहाँ पे नहीं मिलेगी, फिर वो क्या कर रहा है, लाइब्रेरियन के पास जा रहा है। लाइब्रेरियन क्या करेगा, यहाँ पे एज ए रिजॉल्वर काम करेगा। लाइब्रेरियन बोलेगा कि भाई देखो मुझे तो नहीं पता, आप जाकर के प्रिंसिपल सर से पूछ लो, उन्हें अगर वो उस बुक के बारे में पता है कि वो बुक कहाँ रखी हुई है। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल होने वाला है रूट सर्वर। रूट सर्वर कहेगा कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है,
ये डिपार्टमेंट का मैं तुम्हें एड्रेस दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट हेड की तुम्हें डिटेल दे रहा हूँ, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें उसकी डिटेल आगे दे देगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड कौन होने वाला है? टॉप लेवल डोमेन सर्वर। ओके। अब टॉप लेवल डोमेन सर्वर भी बोलेगा डिपार्टमेंट हेड है कि भाई इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, ये तो एक क्लास टीचर मैंने असाइन कर रखा है, सारी की सारी बुक्स जो है हैरी पॉटर वाली उसी के पास में है, आप लोग उससे जाकर के पूछो, आपको दे देगा। तो क्लास टीचर हमारे यहाँ पे क्या काम कर रहा है? अथॉरिटी सर्वर के तौर पे काम कर रहा है। जैसे ही हम उसके पास जाएंगे, लास्ट जो हमारा सर्वर होता है वो इंस्टेंट हमें क्या करेगा? डेटा दे देगा। उसी कंडीशन के ऊपर हमारा डीएनएस यहाँ पे रिजोल्व हो जाएगा और हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा उसकी समरी देख लेते हैं। डीएनएस क्या होता है? आपके जो नेम होते हैं इस टाइप के, उनको क्या करता है? नंबर में कन्वर्ट कर देता है आईपी एड्रेस के अंदर, ताकि हम लोग वहां तक पहुंच सके, उस डेटा को वापस से कैप्चर कर सके। वो क्या करता है? एक स्मार्ट चेन का यूज में लेता है। उसके अंदर क्या करता है? सबसे पहले रूट सर्वर के पास जाएगा, फिर टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास जाएगा, फिर अथॉरिटी सर्वर के पास जाएगा। ओके। ऑल्सो वो क्या करता है? कुछ कुछ वैल्यूज को पहले याद भी कर लेता है, कैसिंग फाइल के अंदर भी रख लेता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, ताकि उसे बार बार उन सर्वर के पास जाकर के पूछना ना पड़े कि आप इस वेबसाइट का नाम जानते हो कि इसका एड्रेस कहाँ है। ओके। नेक्स्ट थिंग, डिफरेंट डीएनएस सर्वर की वेबसाइट के लिए कौन से रिकॉर्ड सेट होते हैं, ईमेल के लिए कौन से रिकॉर्ड होते हैं, अगर कोई निकनेम है या एलियस नेम है उसके लिए कौन से रिकॉर्ड सेव होते हैं। तो ये होते हैं हमारे डीएनएस रिकॉर्ड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, एक कोर्स की थर्ड वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।